हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार राठौर इनगर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं वो जीएस का सेट नंबर 5। इसमें टोटल 40 प्रश्न रहने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और यह वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई और एसएससी जीडी और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है हर एक एग्ज़ाम में जीएस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जैसी लगती है वैसा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और यदि आपको इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इनके क्लासेस पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में आर्द्रता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष के ऊपर होनी चाहिए? तो कितने वर्ष के ऊपर होनी चाहिए? तो वो 80 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। आयकर अधिनियम ये आया कब था? तो यह आयकर अधिनियम 1961 में आया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना था जो लोग सूचना अधिकार पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए थे। तो यह आदेश किस संस्था ने जारी किया था? तो यह जो आदेश जारी किया था वो केंद्रीय सूचना आयोग ने जारी किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों पर कपटपूर्ण मनोवैज्ञानिक आक्रमण है जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर, विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक करे तो उन्हें किसी ऑफर के तहत इनाम मिलेगा? तो यह किसके तहत आता है? तो यह आता है मालवेयर के तहत। एक सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर, इससे जितने भी फ्रॉड काम किए जाते हैं, एक तरीके का वायरस होता है, ये सारे के सारे इसी मालवेयर सॉफ्टवेयर के तहत फ्रॉडी काम किए जाते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? पहला है हमारा, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए, या जहां राज्य सरकार के बहुत ज़्यादा कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब प्रभावित होते हैं इसकी वजह से, या फिर सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए। ये 3 वजह दी गई हैं जिनकी इनमें से बताना हमें किसकी वजह से हमें जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो यह तीनों वजह हैं जिन वजह से हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेईमानीपूर्ण से क्या आशय है या क्या अभिप्राय है? केवल किसी के सदोष हानि का आशय, या केवल अपने लिए सदोष लाभ का आशय, या किसी को धोखा देने से आशय, या किसी सदोष लाभ
तो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वादों में से किसमें समलैंगिकता को गैर अपराधीकरण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि वयस्कों के मध्य सहित मुक्ति लैंगिक कृत्य अपराध नहीं है। तो ये कौन सा केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से इसको गैर आपराधिक घोषित किया गया है? वो आया था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। कौन सा? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। एक कब आया था? तो यह आया था 2018 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सिंबल दिया गया है, इसका का क्या तात्पर्य है या ये इसका क्या अर्थ है? तो इसका तात्पर्य है, एक दिशा में मार्ग में गाड़ियां आना मना है, मतलब गाड़ियां सीधी नहीं जा सकती बल्कि विपरीत दिशा में गाड़ियां जा सकती हैं। तो इसका सिंपल सा यही आशय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, बालक का विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का छोटी उम्र में शादी कर देता है तो उसको किस तरीके से दंडित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। आपका ऑप्शन बी है 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना या 6 माह तक कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना। तो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दहेज प्रथा से संबंधित है। दहेज मृत्यु किस धारा में वर्णित है? जो दहेज की वजह से जो मृत्युएं हो जाती हैं वह किस धारा से संबंधित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो धारा 304 खा। क्या है? धारा 304 खा। यदि विवाह होने के 7 वर्ष के अंदर अंदर किसी भी लेडीज की मृत्यु हो जाती है दहेज के कारण या उनके घर वाले किसी की हत्या कर देते हैं तो उस कंडीशंस में जुर्म साबित होने पर व्यक्ति को धारा 304 खा के तहत 7 वर्ष का कारावास होता है, न्यूनतम, कम से कम 7 साल का, इससे ज्यादा भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल हुआ है। तो कौन सा अधिनियम जो 2005 में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है आर्थिक दुरुपयोग। कौन सा? आर्थिक दुरुपयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। वे कौन कौन है? वे साहित्य के क्षेत्र के हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र के हो सकते हैं, कला के क्षेत्र के होते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र के भी हो सकते हैं। तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी, 1, 2, 3 और 4 सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 80 में यह लिखा गया है, किसमें? आर्टिकल 80 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कैसे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऐसा कौन सा प्रश्न होता है? तो वो होता है तारांकिक प्रश्न। कौन सा? तारांकिक प्रश्न, जो प्रश्न काल में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो आपके जो कथन दिए गए वो दिए गए सदन की बहुमत संख्या। यह बात बिल्कुल सही है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ये दोनों कथन सत्य है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पी और क्यू दोनों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राज्यपाल। यदि बात की जाए केंद्र सेवा आयोग की, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य में राज्य सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में इस समय कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हैं 12। पहले कितनी थी? तो पहले थी 8। बाद में संविधान संशोधन हुए तो उसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। जो पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, वो 51वें संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। यह किससे संबंधित है? इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। अगर बात की जाए इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो इसका उल्लेख है 148 में, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो संसद है उसके सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन सा रहेगा? आर्टिकल रहेगा 99 में संसद के सदस्यों को के शपथ की बात की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अगर बात की जाए नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की, तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है तात्कालिक प्रधानमंत्री। जैसे अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग बना कब था? तो नीति आयोग बना था 2015 में। 2015 से पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। किसके? कलकत्ता उच्च न्यायालय।
आप लोगों को बताना है कलकत्ता उच्च न्यायालय किस और राज्य के अधीन आता है, मतलब कि कौन सा राज्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन और आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मिलान करना है आपको। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधेयक सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो हमारी संबंधित है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A यह हमारे डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगर बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तो यह भाग 4 में है और इसमें आर्टिकल हैं वो है 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक। इसी के साथ अगला है प्रस्तुति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल 42 में। जबकि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है 43A से। कितने से? 43A। अगर बात की जाए नागरिकों के लिए समान सिविल यह आर्टिकल 44 में उल्लिखित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर ने झेलम या बितस्ता का युद्ध किस भारतीय शासक को पराजित करके जीता था? किसको पराजित किया था? तो किसको किया था? तो वो किया था पोरस को। किसको? पोरस को। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित तथा आयु विज्ञान सहित अनेक विधाओं का ज्ञाता था? कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की तो यह 1325 से लेकर 51 तक इसका शासनकाल रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला कथन है हमारा इस व्यवस्था का प्रचलन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। इस भू राजस्व प्रणाली को इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता था। बिल्कुल सही है। जब अंग्रेजी शासन था तब इन सभी नामों से इसको जाना जाता था। अगला है वह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू की गई थी। बिल्कुल सही बात। इसके अंतर्गत समस्त ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 51% क्षेत्र शामिल किया गया था। यह कहीं नहीं लिखा गया है कि 51% शामिल किया गया था। यह सिर्फ 19% शामिल किया गया था। कितना? 19%। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है अभिनव भारत किससे संबंधित है? अगर बात की जाए अभिनव भारत की तो विनायक दामोदर सावरकर जी से संबंधित है। अगर बात की जाए अनुशीलन समिति की अध्यक्ष कौन है? तो अनुशीलन समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं वीरेंद्र घोष। कौन है? वीरेंद्र घोष। अगर बात की जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो की थी लाला हरदयाल सिंह ने। किसने? लाला हरदयाल सिंह ने। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी वो की थी सच्चिदानंद सन्याल ने। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की तट रेखा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और
असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो हमें क्या करना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। बिल्कुल सही, इतनी ही है। तो यहाँ से 4 प्रश्न बनने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगला है, भारत की तटरेखा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से अव्यवस्थित है, मतलब घिरी हुई है। बिल्कुल सही। भारत के तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन भारत के तटीय राज्यों में आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे छोटी है। यह बिल्कुल असत्य कथन है। कैसी है? असत्य कथन है। क्योंकि सबसे जो छोटी तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश की नहीं बल्कि गोवा की है। किसकी? गोवा। कितनी है? 118 किलोमीटर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक ज्यादा क्षेत्र में फैले पाए जाते हैं? तो कौन से वन है? वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? वो है बलित पर्वत। किससे? बलित पर्वत। अगर बात की जाए ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट तो नॉर्मली ब्लैक पर्वत से ही होगा। अपेशियन किससे संबंधित है? वो है अवशिष्ट पर्वत से। किससे? अवशिष्ट पर्वत से। जबकि वो से जेल ब्रह्मोस पर्वत से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा कर प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है? कौन सा कर है? वो है आयकर। आयकर को हम प्रत्यक्ष कर के रूप में जानते हैं। जबकि मनोरंजन कर, बिक्री कर और उत्पाद कर, ये तीनों के तीनों अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वो होते हैं हमारे भारतीय वित्त सचिव के। किसी भारतीय वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी 2015 में। इसकी पूरी तिथि है 15 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? अगर बात की जाए तेल शोधक कारखाना की, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही तेल शोधक कारखाना है, वो है मथुरा में। मथुरा रिफाइनरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो क्या है? वो है हमारा विकिरण। विकिरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाला यूरेनियम का सबसे प्रचुर मात्रा वाला समस्थानिक कौन सा होता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा वाला समस्थानिक कौन सा होता है? वो होता है यूरेनियम 238। कौन सा? यूरेनियम 238। अगर आगर आगर का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आगर आगर का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो है लाल शैवाल। जितने भी लाल शैवाल पाए जाते हैं उसमें आगर आगर की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? मतलब एक व्यक्ति
जो वयस्क मनुष्य है वह एक दिन में कितना यूरिन प्रोड्यूस करता है? तो कितना करता है? तो वो करता है 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक। कितना? 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो किसने किया था पदभार ग्रहण? तो वो किया था न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। किसने किया था? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस तिथि से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू की थी? तो कौन सी तिथि है? वो है 15 जून 2021। 15 जून 2021 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाली स्थान भारतीय राज्य के विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य ब्याहुला गिद्दा किस राज्य से संबंधित है? अगर बात की जाए गिद्दा शब्द जहाँ पे भी जुड़ जाए वह सीधा का सीधा पंजाब राज्य से संबंधित होगा। किससे? पंजाब राज्य से संबंधित। जिस भी नृत्य के बाद में गिद्दा आगे गिद्दा लग जाए वह सारा का सारा हमारा पंजाब राज्य से संबंधित होगा। किससे होगा? पंजाब राज्य से। आंख बंद करके ठोंक दीजिएगा, पंजाब राज्य। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के डेडस राज्य के मिथिला क्षेत्र से प्रचलित है। अगर बात की जाए मिथिला की, तो मिथिला जो क्षेत्र है वो हमारा बिहार से संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? वो होगा बिहार। कौन सा होगा? बिहार। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? अगर बड़ा इमामबाड़ा की बात की जाए तो यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। अगर बात की जाए इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आसफुद्दौला खान ने। नवाब आसफुद्दौला खान ने कब कराया था? तो कराया था 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हिंदी की वीडियो आने वाली है, उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जमकर तैयारी करते रहिएगा।